हे गाइस, ये केस मेरे कॉलेज के आईपीटी का है। जहाँ पे एक महिला थी जो हमारे कॉलेज में भर्ती हुई थी। उस महिला की एज करीब मोर देन 60 इयर्स या फिर 55 to 60 ईयर, काफ़ी ओल्ड एज की महिला थी। सी वॉज हेल्पलेस। कोई उसकी अ, मदद करने वाले उसके घर में एक्चुअली कोई नहीं थे। तो इसी वजह से वो हमारे कॉलेज आईपीडी में भर्ती थे। तो इस महिला का कंप्लेन ये था कि जो उसका फीमर बोन होती है, तो फीमर बोन की जो सर्जिकल नेक होती है वो टूट चुकी होती है। फ्रैक्चर थी, वो भी कंप्लीट फ्रैक्चर थी। तो आप समझ सकते हैं ये एक पूरी तरह एक सर्जिकल केस थी। आ, पर वो हेल्पलेस थी, उसका कोई देखभाल करने वाला ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट था। इस वजह से वो हमारे होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में आ रखे थे। वो भर्ती थी। ये मरीज़ वो काफ़ी पेन में थी। आप समझ सकते हैं, ये जब हमारे आ, पैर का हड्डी का कूल्हा जब टूट जाता है, सर्जिकल सर्जिकल नेक है वो टूट जाती है, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कितना पेन होता है। और ये वो ऐसा कंप्लेन है जो सर्जरी के बाद भी पेशेंट को लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम करता है। बहुत लोगों का पैर छोटा हो जाता है या फिर प्रॉपरली चल नहीं पाते हैं। पर हाँ, अगर ऐसा है कि अगर जो भी फ्रैक्चर हुआ है उस बोन को अपने जगह पे पोजीशन पे बिना हिलाए डुलाए उसे रख दिया जाए, एक जगह पे रहे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो जुड़ जाए। पर आप समझ सकते हैं एक ये भी प्रॉब्लम है कि उनका एज काफ़ी ओल्ड है। 55-60 आसपास का है एज उनका, 60 से एवव ही होगा। तो काफ़ी ओल्ड है, तो इस एज में हीलिंग बोन का ये भी काफ़ी मुश्किल होता है। पर थैंक्स टू होम्योपैथी, होम्योपैथी ये सब कर सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। आप सब इमेजिन कीजिए कि उस बोन फ्रैक्चर के बाद उस फीमेल को कितना पेन हो रहा होगा। वैसे वैसे तो इस महिला को जो भी रूटीन मेडिसिन होती है बोन फ्रैक्चर में, जैसा सिम्फाइटम हो गई, अर्निका हो गई और कैलकेरिया फॉस हो गई, तो ये सब मेडिसिन उसे मिल रही थी। पर उसे जो पेन था वो पेन कम नहीं हो रहा था। वो बहुत खाना खा रही थी, वो जो भी उसके पास था चिप्स वगैरह वो खा रही थी, वो बहुत करा रही थी दर्द से। वो फिर मैंने देखा कि वो काफ़ी बेचैन थी। कभी रख रही थी चीज़ों को, कभी इधर रख रही थी, कभी वो ऐसे लेट रही थी, कभी खड़े बैठ जा रही थी, कभी लेट रही थी, कभी बैठ जा रही थी। शी वॉज वेरी रेस्टलेस। फिर मैं उनके पास गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि दादी जी, दर्द ज़्यादा हो रहा है कि? हाँ बहू, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो पट्टी बंधा हुआ है उसके कारण भी काफ़ी जलन भी हो रहा है, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसी कराते कराते अच्छा था, बताइए और क्या लग रहा है? उससे पहले मैंने उनसे पूछा, थोड़ी सी उनसे बातचीत फैमिलियर होने की कोशिश किया मैंने कि अच्छा और घर में कोई नहीं है आपके देखने वाले? तो बोली कि हाँ आते हैं, देख देख दाख के जाते हैं। मैंने उनसे फैमिलियर होने की कोशिश की। मैंने थोड़ा सा इधर उधर का थोड़ा सा क्वेश्चन किया उनसे। फिर उन्होंने पूछा अच्छा दादी जी आपको क्या लग रहा है? वो मुझसे बोली कि बउआ अब हमको नहीं लगता, अब हम नहीं जी पाएंगे, अब हम नहीं जी पाएंगे बउआ, अब लग रहा है अब नहीं। वो मुझे बोली और वो दर्द से करा रही थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर ऐसे कर रही थी वो। फिर फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा और भी कोई दिक्कत है, और भी कुछ लग रहा है, और भी कोई दिक्कत? ना बाबू, और सब कोई दिक्कत नहीं है, और सब बहुत बढ़िया है, और सब बढ़िया है। बस एक्चुअली मेरी इतनी सी केस थी, और इसी बेसिस पर मैंने इस पेशेंट को बेलाडोना दिया। बेलाडोना 30 के एकदम ग्लोब्यूल्स मैंने उन्हें बनवा के ला के दिया। तो उनके पास ला के दिया तो फिर यू नो हाउ उसका उनका रिएक्शन क्या था।
मैंने बोला कि अभी आप इस दवाई को खा लीजिए और खा के हमें बताइएगा कि कैसा है, दर्द में कैसा आराम है। तो ले ली हमसे। मैं वहीं वेट कर रहा था कि वो खाएंगी, पर वो नहीं खा रही। मैं बोला कि बता दीजिए, खा लीजिए, हम थोड़ा बता दीजिएगा दर्द दवाई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कम कर रहा है आपका दवाई, दर्द कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बोली, हमर देह पे ना चढ़ा बुआ, हम हमर मन होत, हमर मन शांत होत तब हम खाएं। वो एब्रप्टली मुझे ऐसा आंसर करती है। हमरा एकदम ये सब पसंद ना है। हमरा जब मन हो जब हमर मन हो तभी हम करै छी, इसके अलावा हम ना करै छी। उनका ऐसा रिएक्शन था। फिर मेरे को एक्चुअली समझ में आ गया जो भी मैंने इन्हें मेडिसिन दिया है, जो मेरी परफेक्ट है। तो फिर मैं आधे घंटे बाद फिर मैं उनके पास पहुंचा। फिर वो दवाई खा के काफ़ी आराम कर रही थी, मस्त सा सो रही थी। इनफैक्ट उनके फेस पे काफ़ी अच्छा स्माइलिंग फेस हो रखा था उनका, काफ़ी अच्छा। फिर मैंने उनके पास जाके उनसे जाके मैंने पूछा कि अच्छा, दर्द कैसा लग रहा है दादी जी आपको। तो बोलिए कि दर्दवा में तो उतना ज़्यादा आराम नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ हुआ है आराम, पहले से अच्छा आराम हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। ये उनका जो पैर था बंधा हुआ था नीचे की तरफ से, खींच के नीचे की तरफ से, तो वो काफ़ी टाइट था वो, तो उन्हें काफ़ी जलन हो रहा था वो, तो उस वजह से भी उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा था, ये भी बता रही थी वो। फिर मैंने पूछा कि अच्छा दादी, जो अभी बहुत बेचैनी हो रहा था आपको, तो वो कैसा लग रहा है। बोले कि बउआ, बेचैनी तो बड़ा अच्छा, आराम लग लो, आराम हो गलो बेचैनी, अभी बढ़िया लगे था, अभी बढ़िया लगे था, ऐसा बोली वो। अच्छा दादी, और अभी मरने का मन कर रहा था, वो कैसा लग रहा है कि ना ना अब ना करी थी। फिर मैंने नेक्स्ट डे आईपीडी उनसे पूछा, सी वॉज वेरी हैप्पी। फिर उनसे पूछा कि दर्द, नेक्स्ट डे मैंने पूछा कि दर्द कैसा है, दर्द आराम है, दर्द आराम है। मैंने रिपीटेशन थोड़ा बढ़ा दिया कि आपको एक एक घंटे पे 4 ग्लूकोज आप लेते रहे। तो आप देख सकते हैं कि सर्जिकल नेक है वो टूटी हुई थी, फीमर बोन की, उसमें कितना पेन होता है, और वो पेन को अच्छे एलोपैथी मेडिसिन लेने के बाद भी कम नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली दिन थ्रू आउट द डे रहता है, और ठीक होने के बाद थ्रू आउट द लाइफ रहता है। तो पर अभी इस स्टेज में उसकी अभी कोई वो नेचुरल स्टेट में है, बस अब उसे अपने पोजीशन पर रख दिया गया है, और इसमें है उससे दर्द कम हो रहा है, और उसकी जो बेचैनी है और जो मरने की जो बात कह रही थी वो सब कम हो गया। तो इस केस में मैंने क्या क्या रूब्रिक्स लिए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेरा जो पहला एकदम डायरेक्ट रूब्रिक था वो है मोर्निंग पेन ड्यूरिंग, या फिर मोर्निंग पेन फ्रॉम। ये डायरेक्ट, क्योंकि वो पेशेंट थी, करा रही थी दर्द से, वो खा रही थी, फिर भी वो आवाज़, कराने की आवाज़ निकाल रही थी। इस वजह से मैंने लिया कि मॉर्निंग पेन फ्रॉम। फिर वो पेशेंट थी, बहुत बेचैन थी, कभी उठ रही थी, कभी सो रही थी, कभी इधर झुकने की कोशिश कर रही, कभी इधर हो रही थी, कभी इधर सामान ले रही, कभी उधर सामान ले रही थी। कोई उससे बात करने जा रहा था तो उससे थोड़ा सा अभद्र तरह से, थोड़ा झगड़ालू तरह से उसे रिप्लाई कर रही थी। तो इस वजह से मैंने जो सेकंड रूब्रिक लिया वो है रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम। उसके बाद उन दादी जी ने मुझे बताया कि जो अब लगता है बउआ, अब हम नहीं जिएंगे, अब हम एकदम नहीं, अब हम नहीं लगता हम जी पाएंगे। तो इस वजह से मैंने रूब्रिक उठाया डिल्यूजन डाई टाइम हैज़ कम टू। तो उन्हें लग रहा है मैं नहीं जीऊँगी, इस वजह से मैंने ये रूब्रिक लिया डायरेक्टली।
और मुझे एक चीज़ और दूसरे तीसरे मुझे दिखा कि वो शायद वो अटेंशन लेने के लिए वो थोड़ा सा दिखाने की भी कोशिश कर रही थी कि मैं बीमार हूँ। इस तरह का मुझे ये नेक्स्ट डे ऑब्जर्वेशन मिला, थोड़ा सा अटेंशन के लिए, ताकि मेरा लोग ज़्यादा ख्याल रखें। यू नो बेलाडोन थोड़ा इंटेलिजेंट होती है, अपना केयर दूसरों से करवाना ज़्यादा जानती है। और साथ ही साथ फॉलोअप में भी उन्होंने मुझे बताया, आधे घंटे जब मैं मेडिसिन उनके वो देने के लिए गया तो उनका जो रिएक्शन था, आंसरिंग एब्रप्टली, या फिर बोली कि हमरा एकदम रोक टोक एकदम पसंद ना है, हमको हमारा जो मन होगा वो हम करेंगे। तो लाइबर्टिनिज्म भी ये भी कवर कर लिया इसने। तो इसमें मैंने बस तीन एक इम्पॉर्टेंट रूब्रिक और मैंने इसके लिए उठाया कि वो जो फीमेल थी उसको देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, अकेले थी, हेल्पलेस थी फाइनेंशियली हर चीज़ से। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा और भी कोई दिक्कत है, तो वो मुझसे बोलती है कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो इस वजह से मैंने एक रूब्रिक लिखा, वेल सेज ही इज़ वेल सिक वेन मैरी। इसके लिए इन्होंने यूज़ किया। मैंने उनसे और भी समस्या जानने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बताई और मुझे ये बोली, तो मैंने इसके लिए डायरेक्टली ये ले लिया। मे बी बेलाडोना इज सिक्रेटिव ऑल्सो, तो वो मुझे अपनी बातें नहीं बताना चाह रही हो तो वो मे भी छुपाई भी होगी, छुपाने के लिए। तो पर मुझे ये बताई कि हाँ हाँ ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो बेलाडोना 30 के उसे परावत देने से उस पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला है, काफ़ी पेन कम हो गया उसका, स्वेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं था, शी वॉज नॉर्मल। सो दिस इज़ द पावर ऑफ होम्योपैथी एंड बेस्ट सेलेक्शन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। थैंक यू।